हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में लेक्चर्स और केमिस्ट्री में लेक्चर्स बराबर आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी लेक्चर बराबर आ रहे हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव सेशंस भी लगातार चल रहा है। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है इलास्टिक लिमिट क्या होता है। इलास्टिक लिमिट की बात करें कि इलास्टिक लिमिट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि द मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या बोलेंगे आप, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन द बॉडी विच द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलास्टिक लिमिट क्या है। जैसे हम हैं, जैसे हमें कोई मतलब कोई मारे पीटे या फिर कुछ भी करे, हमें हंसी मजाक लगे, हम फिर से वापस वैसा हो जाए। या फिर कहने का मतलब है उससे भी छोड़ो, रबर ले लो, रबर को खींचो, उसके बाद छोड़ दो, फिर से वापस पोजीशंस पे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसे खींच एक लिमिट से ज़्यादा खींच देते हैं ना, फिर अपने वापस ओरिजिनल पोजीशंस को रीगेन नहीं कर लेता। वैसे ही मेटल के वायर को लीजिए, खींचिए, या फिर स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग थोड़ा खींचिए, खींचने के बाद उसे छोड़ देंगे तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशंस में चला जाएगा। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे तो उसका परमानेंट डिफॉर्मेशंस हो जाता है। तो जिस लिमिट तक यदि वो अपने ओरिजिनल साइज शेप को रीगेन कर ले, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये इसके डिफिनेशन समझेंगे तो क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन द बॉडी regains its original size and shapes after the removal of deforming force is called elastic limit। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक, मैंने स्प्रिंग लिया, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूँ, खींचा मैंने और फिर इसको छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन कर ले रहा है, तो वो क्या है, इलास्टिक लिमिट है। और यदि उस लिमिट से ज़्यादा यदि हम उस पर स्ट्रेस लगा देंगे तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन नहीं कर सकता है। ठीक है, हुक्स लॉ समझना जरूरी है यदि आप मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या, हुक्स ने एक स्टेटमेंट दिया इन 1679 में। हुक्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें इन्होंने कहा कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। इन्होंने कहा कि किसी भी बॉडी में इलोंगेशंस या खिंचाव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड के। जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उतना ज़्यादा उसमें इलोंगेशंस होगा। ये इन्होंने इनिशियली इन्होंने एक लॉ दिया। फिर हुआ क्या, फिर ये हुआ कि थॉमस यंग्स 1807 में इन्होंने कहा कि स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशंस एंड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड। मतलब किसी भी बॉडी पे यदि हम लोड लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेस बढ़ेगा, और आपको स्ट्रेस मालूम है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज एक्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड की वो क्या होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। तो और स्ट्रेन जो है वो क्या है, स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशंस पर यूनिट लेंथ। तो ये इन्होंने सही कहा कि इलोंगेशंस या डिफॉर्मेशंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके बाद हमारा जो हुक्स का लॉ है ना, वो मॉडिफाई हो गया, और यहाँ से एक मॉडिफाइड हुक्स लॉ दिया गया, जिसे हम बोलते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर तक जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। स्ट्रेस जो है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ये मॉडिफाइड हुक्स लॉ के बाद इन्होंने दिया। तो यदि मैं स्ट्रेस का सिंबल यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी घटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसे हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, क्योंकि यंग्स ने मॉडिफाई किया था इसलिए इसका नाम क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से यदि हम देखें कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने देखा कि हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन जो है वो क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये E के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला यदि देखना चाहें तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इक्वल टू एफ अपॉन ए ई। यदि आप चेंज इन लेंथ को सिर्फ देखना चाहेंगे, चेंज इन लेंथ इक्वल टू एफ इंटू एल
अपॉन ए ई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलोंगेशंस का फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया, इलोंगेशंस का। तो जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है वो यहाँ से आपने देख लिया। और यदि ई का देखना चाहें तो इसे यहाँ पे ई जो है, ई को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं हम, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ई की हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यदि इसे समझना चाहे तो समझने के लिए देखिएगा, तो यहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस और इन चीज़ों के यदि मैं आसानी से समझना चाहूँ या देखना चाहूँ तो मैंने एक स्प्रिंग का सहारा ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, एक स्प्रिंग ले रहे हैं। हमारे पास ये स्प्रिंग है और इसमें क्या है, डिफॉर्मेशन जो है चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन शेप जो है उसी को हम डिफॉर्मेशंस कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इसमें मैंने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से इसमें क्या हुआ, डिफॉर्मेशंस हुआ। जैसे मैंने इसे रिमूव किया, इसने अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। जैसे हमने इसे रिमूव किया, ये देखो ये फोर्स लगाया तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे लगा रहे हैं, लेकिन इसे रजिस्ट करने के लिए ये क्या लग रहा है, रजिस्टिंग फोर्स इधर लग रहा है। और जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटाएंगे और ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है हमें, ये जो रजिस्टिंग फोर्स है ये एग्जैक्टली इक्वल है डिफॉर्मिंग फोर्स के। कब तक, जब तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तब तक। कब तक ये ऐसा है, जब तक इलास्टिक डिफॉर्मेशंस हो रहा है तब तक। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस में क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस में क्या होगा, जैसे सीड्स हुआ, जो भी मैंने ये हथौड़े से मारा, इसका सेज और शेप चेंज हो गया, तो जैसे ही अब लोड हटा देंगे तब भी ये अपना शेप और साइज रीगेन नहीं करेगा। अब ये वैसे का वैसे ये परमानेंट डिफॉर्मेशंस इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक देखा। अब यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी भी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़नी है। एक तो पढ़ना है यंग्स, क्या पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस। दूसरा हमें पढ़ना है मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसे हम, यंग्स मॉडुलस ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो है बल्क मॉडुलस। फोर्थ हमारे पास जो है वो है पॉइजन्स रेशियो। वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो। ये सभी की सभी मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से फेमस है। किसके नाम से फेमस है, मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस या फिर कोफिशिएंट ऑफ, इसे एक और नाम से हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। किस नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, तो ये है, इसे मॉडुली, हम इसे मॉडुली भी बोलते हैं, मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसे हम डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। यदि इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे डेल्टा एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए ई। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ भी आ जाएगा। यूनिट की बात करें, यूनिट किसकी बात करें, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है, सिमिलर टू स्ट्रेन होता है। क्या होता है, सिमिलर टू सिमिलर टू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये क्या है, स्ट्रेन का यूनिट जो होता है वो क्या होता है,
पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मेगा पास्कल है, गीगा पास्कल है, मतलब ढेर सारे जो भी आप यूनिट मैंने आपको बताए थे वो सब यूनिट जो है इसके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस है वो क्या है, वो है सिमिलर टू स्ट्रेस, जो कि क्या होगा, पास्कल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। ठीक है, तो इसके बारे यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में और यदि मैं बातें करूं, यदि एक पॉइंट, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यंग्स मॉडुलस की बातें कर रहे हैं हम लोग, किसकी बातें कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस की बातें कर रहे हैं। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। दूसरा आपने देखा कि यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये क्या है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन है। यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट जो है पास्कल है, मेगा पास्कल है, गीगा पास्कल है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी है सिमिलर टू क्या है, सिमिलर टू प्रेशर। ठीक है, सिमिलर टू प्रेशर या फिर सिमिलर टू स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये क्या है, यूनिटलेस है, ये क्या है, यूनिटलेस है। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट पास्कल है, मेगा पास्कल है, गीगा पास्कल है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलिए, तो ये सब इसकी यूनिट है। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस हमने यहाँ तक देखा। हुक्स लॉ में हुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हुक्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया था, लोड भी लगाया था। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है, इस मटेरियल पे हमने क्या किया, यहाँ पर लोड लगा दिया, एफ फोर्स लगा दिया, तो जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, इलोंगेशंस हो रहा है। ये जो इलोंगेशंस है ना, इस इलोंगेशंस को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा एल है, और इसका जो लेंथ है वो क्या है, एल है। तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर तक यदि लगेगा तो ये क्या करेगा कि लोड हटाने के बाद अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। तो हुक्स ने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में था। किसके था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में था। स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को सिग्मा से। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट है, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट तक हम देख रहे हैं, ये जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो रीजन है इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे हम इसे, इलास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे इसे हम, इलास्टिक रीजन बोलेंगे। और ये हुक्स का लॉ है, हुक्स ने अपने ये लॉ में ये एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे ही लोड हटाएंगे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। और इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेस है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना स्ट्रेस जिस लिमिट में स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये हमने आज की क्लास में देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बातें करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।